हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिभुजों की सर्वांग समता। उसमें हम कई चीज़ें सीख चुके हैं। आज हम अब लास्ट क्लास में हमने अभ्यास 1 करी थी, अब हम करेंगे अभ्यास 2। आइए देखते हैं अपने कुछ क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। और फिर हम पढ़ेंगे लास्ट में इस पूरे चैप्टर की समरी की। फाइनली हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा उसको हम एक बार क्या करेंगे, उसको हम करेंगे रिकॉल। ठीक है ना। तो देखिए अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो कथन को पूरा कीजिए। अब देखो क्या क्या है इसमें, BTA और BAC ये दिया हुआ है एक ट्रायंगल, ठीक है ना। और एक ये फिगर हमें यहाँ पर दी हुई है। तो अब इन्होंने हमसे बोला है कि BCA यानी कि ये वाला ट्रायंगल जो है, और क्या है QRS ये वाला ट्रायंगल, ये किसके सर्वांग सम होगा और ये ट्रायंगल किसके सर्वांग सम होगा। तो देखो BAT और ट्रायंगल BAC। पहले हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं 1 और 2 की, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें BT जो है, BT वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है BC के। और BA क्या है इन दोनों ट्रायंगल में, देखो BA इससे भी BA बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, और इससे भी ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो BA हमारा क्या है, कॉमन। तो और बाकी क्या है, TA इक्वल टू क्या है, TA इक्वल है CA के, है ना। ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि साइड एंड साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल BCA एक सर्वांग सम होगा ट्रायंगल BTA के। कौन कौन सा, BCA किसके सर्वांग सम होगा, BTA के, ठीक है ना। ये हो गया। अब ऐसे ही देखो QRS ट्रायंगल किसके सर्वांग सम होगा, और देखते हैं दूसरा ट्रायंगल TPQ। तो अब देखो यहाँ पे ये जो QR है, QR ये रहा, QR किसके इक्वल है, RT के। QR इक्वल है QR किसके इक्वल है, QR इक्वल है RT के नहीं, TP के। अब देखो यहाँ पर RS किसके इक्वल है, ये रहा RS इक्वल है PQ के, है ना। RS PQ के इक्वल है। और QS जो है, QS ये रही हमारी QS हमारी इक्वल है इसके, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हुआ, साइड के अकॉर्डिंग ये भी सर्वांग समूह है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल QRS ट्रायंगल QRS वो सर्वांग सम है TPQ के। किसके सर्वांग सम है, TP एंड Q के, क्योंकि इसमें हमने यही वाला एंगल देखा था, तो इसमें भी यही वाला एंगल पहले हम देखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा इसके इक्वल हुआ साइड के अकॉर्डिंग। हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। एक वर्गांकित शीट पर बराबर क्षेत्रफलों वाले दो भुजाओं को इस प्रकार बनाइए कि त्रिभुज सर्वांग सम न हो, और उनके परिमाप के बारे में आप क्या कहेंगे। तो देखो एक वर्गांकित शीट पर, यानी कि एक तरीके से ग्राफ पेपर भी हम इसको बोल सकते हैं, दो त्रिभुज ट्रायंगल ABC और PQR बनाइए, ठीक है ना। ये वर्गांकित ऐसे वर्ग बने हुए होने चाहिए उस शीट पे, वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस शीट पर ऐसे वर्ग होने हमारे चाहिए। तो ये वर्गांकित शीट है, इस पे हमें एक ट्रायंगल बनाना है, ये ट्रायंगल हमने यहाँ बना दिया AB और C। फिर एक ट्रायंगल हमने इसका यहाँ बना दिया PQ एंड R, ठीक है ना। तो अब देखो क्योंकि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी तीनों भुजाएं बराबर लेकर त्रिभुजों की रचना कीजिए, ताकि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR भी आपस में सर्वांग सम हो। क्यों, साइड के अकॉर्डिंग, है ना। और यदि त्रिभुज सर्वांग सम न हो, यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है, तो दो त्रिभुज इस प्रकार होंगे कि उनका आधार और ऊंचाई समान होंगे, परंतु आधार के अतिरिक्त अन्य भुजाएं बराबर नहीं होंगी। यानी कि आधार और ऊंचाई तो समान होंगे, पर यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कुल मिला के कि उनका हाइपोटेनियस जो होगा वो आपस में इक्वल नहीं होगा। हाइपोटेनियस, जब हाइपोटेनियस इक्वल ही नहीं है, क्योंकि क्या रूल होता है कि दो भुजाएं खाली नहीं, तीनों भुजाएं इक्वल होनी चाहिए।
या फिर क्या होना चाहिए, साइड एंगल साइड होना चाहिए, या फिर एंगल साइड एंगल होना चाहिए, या फिर RHS कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो इनमें से कोई सा भी रूल यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उनके परिमाप क्या होंगे, वो क्या होंगे, वो सर्वांग सम नहीं होंगे। ठीक है ना। अब देखिए हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 8। आकृति में एक सर्वांगसम भागों का एक अतिरिक्त युग्म बताइए जिससे ट्रायंगल ABC और PQR सर्वांगसम हो जाएं। ABC और PQR क्या हो जाए, सर्वांगसम। आपने किस प्रतिबंध का प्रयोग किया, ट्रायंगल ABC ये रहा, ये क्या है हमारा 90 डिग्री है। ट्रायंगल PQR ये भी हमारा यहाँ 90 डिग्री है। ठीक है। अब क्या है हमारा, ये जो एंगल R है ये हमारा इक्वल है एंगल C के। ठीक है। अब देखो B और Q ये कितने हैं, 90 के हैं। C इक्वल है किसके, R के। और ये जो BC है ना ये इक्वल होगी किसके, इसके, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इनसे ये वाली भुजा जो है ये इक्वल होगी। ठीक है। तो ये भी हमारी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ASA के अकॉर्डिंग। हमने ASA क्यों बोला है, हमने RHS क्यों नहीं बोला, क्योंकि देखो इसमें हाइपोटेनियस की बात नहीं करी गई। तो हाइपोटेनियस की बात नहीं करी गई तो RHS रूल जो होता है वो ये कहता है कि 90 डिग्री तो होना मस्ट है ही है, और बाकी क्या होना चाहिए, और बाकी हाइपोटेनियस भी होना चाहिए। पर यहाँ हाइपोटेनियस की कहीं बात ही नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे RHS वाला रूल नहीं लगाएंगे, भले ही यहाँ पर 90 डिग्री हमारा फॉर्म हो रहा है। तो इसलिए हमने देखा यहाँ 90 डिग्री C और R, और इन दोनों की कॉमन लाइन यहाँ पे CB, और यहाँ पे क्या हो गई RQ। तो इसलिए हो गया एंगल साइड एंगल के अकॉर्डिंग सर्वांगसम, ये हमारा हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। चर्चा कीजिए, किस चीज़ पर चर्चा करनी है, और है ऐसा तो क्यों है, रीज़न देखना है। ट्रायंगल ABC इक्वल है FED के। ठीक है। तो देखो एंगल A जो है वो किसके इक्वल है, एंगल F के, है ना, है। अब देखो BC जो है, BC ये रही हमारी BC, वो इक्वल है DE के। BC किसके इक्वल है, BC, D या ED आप कुछ भी कह सकते हैं। एंगल B जो है वो हमारा 90 डिग्री है, वो हमारा इक्वल है एंगल E के, ये भी हमारा 90 डिग्री है। कितने हैं, दोनों ही 90 डिग्री हैं। अब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FED में हम देखेंगे एंगल B और एंगल E 90 डिग्री हैं। एंगल A और एंगल F आपस में इक्वल हैं। ठीक है। और लाइन कौन सी है, BC जो हमारी लाइन है, और ED जो हमारी लाइन है ये भी है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इक्वल होगा ट्रायंगल EFD के RHS सर्वांगसम प्रतिबंध के अकॉर्डिंग। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए समरी में कितने पॉइंट हैं, 1 2 3 4, और पॉइंट देखते हैं कौन कौन से हैं, 5 6 7 एंड 8 9 10 पॉइंट है। इन पॉइंट को हमें क्या करना है, सबको एक बार रिकॉल करना है अच्छे से। सर्वांगसम वस्तुएं एक दूसरे की प्रतिलिपियाँ होती हैं, यानी कि क्या होती हैं, बिल्कुल कॉपी होती हैं, कॉपी कह सकते हैं, और एक दूसरे को क्या करती हैं, कवर करती हैं। अब देखो क्या क्या इसके एग्जाम्पल बताए थे, इसके एग्जाम्पल क्या थे, चॉकलेट में वो बार जो बने हुए होते हैं, है ना। और क्या हो सकता है, इरेजर इसका एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन सेम कंपनी की, और चॉकलेट में भी सेम, है ना। और क्या हो सकता है, और विंडो जो होती है, विंडो इसका एग्जाम्पल हो सकती है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ में होते हैं। मैंने आपसे बोला भी था लास्ट क्लास में कि इन सब चीज़ों को आप अपने आसपास ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कौन सी चीज़ सर्वांगसम है और कौन सी चीज़ सर्वांगसम नहीं है। अब अध्यारोपण विधि तल आकृतियों की सर्वांगसमता की जांच करती है अध्यारोपण विधि। अब देखो दो तल आकृतियाँ माना F1 और F2 सर्वांगसम होती हैं, तो यदि F1 की अक्ष प्रतिलिपि F2 को पूर्णतया ढक लेती है तो हम F1 F2 के रूप में लिखते हैं। अब सपोज करो ये एक कुछ भी दे रखा है ये, अब यहाँ पे देखो ये भी कुछ हमें इस तरीके से ही बनाना है ना। अब ये तो अगर ये इसको पूरी तरीके से कवर कर ले, अगर ये कवर कर ले तो ही हम कह सकते हैं कि F1 जो होगा वो F2 को क्या होगा, सर्वांगसम होगा। दो रेखाखंड माना AB और CD
सर्वांग सम होते हैं तो उनकी लंबाइयाँ भी बराबर होंगी, यानी कि ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और ए बी और सी डी के रूप में हमें लिखते हैं। यदि साधारणतः इसे ए बी और सी डी भी लिखते हैं, इसको हम सर्वांग सम भी लिखते हैं और ए बी और सी डी भी हमें लिखते हैं। अब क्या है पॉइंट नंबर 5, दो कोण माना एंगल ए बी सी और एंगल पी क्यू आर सर्वांग सम होते हैं। क्या होते हैं? ए बी सी और एंगल क्या होते हैं? पी क्यू आर क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। यदि उनकी माप बराबर हो तो हम इसे एंगल ए बी सी और पी क्यू आर, या फिर हम कह सकते हैं मेजरमेंट, एम का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? बताया था एम का मतलब यहाँ पे मेजरमेंट से है ना, ठीक है, और मेजरमेंट ऑफ पी क्यू आर यानी कि ए बी सी ये वाला एंगल, और क्या होगा? पी क्यू आर, और ये क्या हो जाएगा? ए बी सी। तो ये अगर 35 है तो ये भी हमारा क्या होगा? 35। तो पी क्यू आर के रूप में लिखते हैं। यद्यपि अभ्यास में इसे साधारणतः ए बी सी और पी क्यू आर के रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं। दो त्रिभुजों की एस 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 सर्वांगता क्या होती है? एक दिए हुए सुमेलन के अंतर्गत दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हों। कैसे? ये देखो, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में साइड है ए बी सी, और ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, इस ट्रायंगल में साइड है। तो देखो ये आपस में क्या होंगे? ये आपस में सर्वांग सम होंगे, साइड के अकॉर्डिंग। अब दो त्रिभुज की सर्वांग समता एस ए एस की सर्वांग समता पर डिपेंड करती है। किसकी? एस ए एस की, यानी कि साइड एंगल साइड की। कैसे? अब यहाँ ट्रायंगल बना देती हूँ छोटा सा, एक ट्रायंगल ये बना देते हैं। तो ये दोनों भुजाएं और इनसे बनने वाला एंगल, ये दोनों भुजाएं आपस में समान और इनसे बनने वाला एंगल, यानी कि इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल ही हमारा समान होना चाहिए, तभी हम इसकी सर्वांग समता मानते हैं, वरना हम नहीं मानते हैं। एक दिए गए सुमेलन के अंतर्गत दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत, देखो अंतर्गत कोण, और दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाएं के अंतर्गत कोण के बराबर हों तो। अब 8th पार्ट में क्या है? दो त्रिभुजों की एंगल साइड एंगल सर्वांग समता। देखो ये एक त्रिभुज है, ये एंगल, ये इसके, और ये एक साइड है, ये एक त्रिभुज है, ये क्या है हमारा? पी ए बी सी, फिर ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, ये क्या है? पी क्यू आर की। तो हम कह सकते हैं एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, और हम कह सकते हैं एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, और हम कह सकते हैं कि बी सी इक्वल है क्यू आर के, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा साइड एंगल, नहीं एंगल साइड एंगल, क्योंकि ये दोनों जो दो एंगल यहाँ पर बन इक्वल हैं उनसे मिलने वाली उनकी कॉमन भुजा, जिस भुजा पे वो बन रहा है वही भुजा इक्वल होनी चाहिए, तो तभी ये सर्वांग सम होगा, वरना नहीं होगा। तो हमने पढ़ा क्या पढ़ा हमने यहाँ? एक दिए गए सुमेलन के अंतर्गत दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी सर्वांग सम भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और अंतर्गत भुजाओं के बराबर हों, ठीक है ना। अब देखो दो त्रिभुज की RHS सर्वांग समता, ये कहता है RHS का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना। एक दिए गए सुमेलन के अंतर्गत दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, यानी कि दिस वन हाइपोटेनियस, और किसी एक कर्ण और एक भुजा किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो। तो इसमें हमें क्या देखना है? इसमें हमें दोनों, एक तो हमें देखना होता है सबसे फर्स्ट कंडीशन हमारी होती है, फर्स्ट कंडीशन होती है 90 डिग्री हो, सेकंड कंडीशन हमारी होती है कि वो हाइपोटेनियस हो यानी कि कर्ण हो, और थर्ड कंडीशन इसमें हमारी होती है कि दोनों में से कोई एक भुजा हो, है ना। तो ये हमारी कंडीशंस हमारी होती हैं, तीनों सेटिस्फाई करेंगी तो ही RHS कॉन्ग्रुएंसी है, वरना नहीं है। अब 10 पार्ट, दो त्रिभुज में ए यानी कि एंगल 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 सर्वांग सम नहीं होते। ये मैंने आपको विद क्वेश्चन के साथ विद एग्जाम्पल भी समझाया था। यह आवश्यक नहीं क्योंकि बराबर संगत कोणों के दो त्रिभुज सर्वांग सम हों। ऐसे सुमेलनों में इनमें से एक और दूसरे की बढ़ी हुई प्रतिलिपि हो सकती हैं, यानी कि अगर एक त्रिभुज इतना छोटा है
और दूसरा त्रिभुज इतना बड़ा, तो जरूर ये तो हो सकता है कि इसके एंगल समान हो आपस में, पर इनकी जो मेज़रमेंट होगा लाइंस का, लाइन सेगमेंट का, एलएस का जो मेज़रमेंट होगा वो तो चेंज होगा ना हमारा। तो जब वो चेंज होगा तो हम ये कवर ही नहीं कर पाएगा। जब ये कवर ही नहीं करेगा तो सर्वांग कैसे हो जाएगा, क्योंकि सर्वांग का फर्स्ट रूल यही होता है कि वो कवर करना चाहिए। तो वे सर्वांग होंगे यदि एक दूसरे की एक जैसी प्रतिलिपि हो। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने आज सीखा, फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट करा। तो इसमें हमने देखा कि साइड होता है, साइड एंगल साइड होता है, और एंगल साइड एंगल होता है, RHS होता है, और क्या होता है इसमें और होता है एंगल 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 क्या होता है, ये नहीं होता। अब आप अपने आसपास की चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, फिर से मैं ये होमवर्क दे रही हूँ, और फिर से आप चेक करेंगे कि क्या हमारे आसपास की चीज़ों में क्या क्या चीज़ सर्वांग सम है और क्या क्या नहीं है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।